हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम इंश्योरेंस ऑन इम्पोर्टेड कार्स। इम्पोर्टेड कार्स क्या है? इम्पोर्टेड मींस वो इम्पोर्ट करवाई गई हैं किसी फॉरेन कंट्री से, ठीक है। यानी कि वो इंडिया मेड नहीं है, बाहर से मंगवाई गई हैं। स्पेशल कार जो महंगी कार्स हैं, हाई एंड गाड़ियाँ वो वाली, ठीक है। कहते हैं इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स। देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑबटेनिंग स्पेयर पार्ट्स। मानो इम्पोर्टेड कार्स मंगवाई, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हाँ जी, अगर इंडिया में रिपेयर होगी तो उसको स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेंगे। उसके रिगार्डिंग ये इसमें दिया हुआ है पॉइंट कि इंश्योरेंस ऑन द इम्पोर्टेड कार्स। द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन इम्पोर्टेड कार आर यूजली हाई, ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल बट बिकॉज ऑफ द इंट्रिकेट डिज़ाइन विद which would mean more time spent on dismantling and reassembling। कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंपॉर्टेंट कार इसलिए, मतलब वो तो बहुत हाई है, ठीक है, कॉस्ट इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई है। क्यों? कहते हैं इसलिए नहीं कि इसका मटेरियल कॉस्टली है, ठीक है, बट इसलिए भी कहते हैं इंट्रिकेट डिज़ाइन है इसका। इंट्रिकेट मीन्स गुंजलदार, बहुत पेचीदा डिज़ाइन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें डिसमेंटलिंग में टाइम लग जाता है और रीअसेंबलिंग में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। यानी अगर टाइम लग गया, टाइम मीन्स मनी, तो अगर मनी वेस्ट होती है तो इसलिए कहते हैं वो कॉस्टली है। सच कार्स नॉट ओल्डर देन 10 ईयर्स आर एक्सेप्टेड ऑन कॉम्प्रीहेंसिव टर्म सब्जेक्ट टू एन एक्सेस। जो 10 साल से नीचे वाली गाड़ियाँ हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव के लिए एक्सेप्ट है, ठीक है, बट इसमें भी एक्सेस लगेगी एक्स्ट्रा। सम इंश्योरर एक्सक्लूड डैमेज टू द विंड स्क्रीन। और कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ना विंड स्क्रीन का टूटना एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। मीन्स के उसको कॉम्प्रीहेंसिव तो प्रोवाइड करवाया जाता है बट विंड स्क्रीन का नहीं मिलता। अभी द पॉलिसी इज़ इनवेरिएबली सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एंडोर्समेंट्स। अभी जो इम्पोर्टेंट कार्स होती हैं उसके लिए ये वाली कंडीशन दी होती हैं, यानी कि उसको इंडोर्स किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। ये इंडोर्समेंट की वर्डिंग है। कहते हैं इट इज़ हेयर बाय अंडरस्टूड एंड एग्री नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द contrary contained in the policy that the event of the loss or damage to the motor vehicle and its accessories necessitating the supply of the part not obtainable from the stock held in the country in which the motor vehicle is held for repair, or in the event of the company exercising the option under condition number dash to pay in the cash or amount of the loss damage to the liability of the company in the respect of any such part of shall be limited टू। या आगे ना ये ना एक उनकी वर्डिंग है, बस इसमें ये कहा गया है एक तरह से। आगे इसको ना एक्सप्लेन भी कर दिया है इसी पॉइंट को कि अगर मानो इम्पोर्टेड कार है तो उसमें जो कॉस्ट रहेगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से रहेगी कि जो उसका वहाँ पे प्राइजेज़ है दूसरी कंट्री में, बस, ठीक है। और इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एक्सेस लगेगा और वो जो आगे कंडीशंस रहेगी उसी अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। तो ये ना पॉइंट हम आगे समझ जाएंगे, हम नेक्स्ट पेज पे है जो उसके थ्रू हम ज़्यादा समझ पाएंगे ये वाला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द प्राइस क्वाटा इन द लास्ट कैटलॉग ऑफ द प्राइस लिस्ट इशूड ऑन द मैन्युफैक्चरर और हिज एजेंट। अभी इस पॉइंट में सारा क्या समझाया है, ठीक है, बताया क्या हुआ है। कहते मानो आप इम्पोर्टेंट कार बाहर से लेके आए हो, ठीक है, बट अगर उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कुछ पार्ट रिप्लेसमेंट होनी है, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है उस कंट्री के हिसाब से होगी। उस कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर की कैटलॉग है, प्राइस प्राइस कैटलॉग क्या है कि उसकी एक प्राइस लिस्ट है जिसमें उस पार्ट का भी प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। वो कैटलॉग मंगवाएंगे, अगर उस मैन्युफैक्चरिंग की कैटलॉग नहीं है या उसका एजेंट उस कंट्री की कैटलॉग प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, वहाँ का कंट्री का एजेंट है, तो उसकी वजह से वो अगर वो प्राइस डिसाइड करेंगे। कहते अगर मानो वहाँ से पार्ट आ रहा है तो मानो कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट लगेगी। तो कुछ केसेस में ऐसा है कि जैसे रिपेयर केसेस में है, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं दी जाएगी जो एयर के थ्रू रहेगा। बाकी रिपेयर कॉस्ट भी अलाउ होगी, ठीक है, कस्टमर ड्यूटी भी अलाउ होगी, ठीक है, बट ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो एयर फ्राइट इज़ नॉट कवर्ड, बस एयर फ्राइट इसमें कवर नहीं होगा। दोनों में ये सेम चीज़ ही बताई है, जो यहाँ पे लिखा है वो वहीं पे लिखा है, आप इसमें पढ़ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि एक तरह से बताया है कि मानो वहाँ से पार्ट आया तो आने का कॉस्ट सब कुछ,
ठीक है। कस्टम ड्यूटी, रिपेयरेबल कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, बट इसमें क्या नहीं मिलेगा, एयर फ्राइट इज़ नॉट कवर्ड। जो एयर फ्राइट मीन्स ये फ्राइट मीन्स किराया खर्चा, जो वहाँ से लेके आने का यहाँ तक का वो चीज़ कवर नहीं होती इंपोर्टेड कार्स में। ठीक है, एक एग्जांपल दी है यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कहती है एक बेंटली कार ना इंपोर्ट करवाई गई है और यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ से मैन्युफैक्चरर कैटलॉग लिस्ट प्राइस मंगवाई, जिसमें वो उसका प्राइस है 7,900 यूरो। कहते दिस प्राइस अलाउड विल बी इक्वलेंट रुपीज़ फॉर यूरो 7,900 प्लस शिपिंग फ्राइट प्लस कस्टम ड्यूटी पेबल फॉर इम्पोर्टिंग द आइटम। द लेबर कॉस्ट एंड फिटिंग कॉस्ट विल ऑल्सो बी पेड। लेबर कॉस्ट एंड फिटिंग कॉस्ट भी पे की जाएगी, कस्टम ड्यूटी भी होगी। शिपिंग फ्राइट कौन सा है, जो इंडिया वाला है, ना कि एयर फ्राइट। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट कार ओवर 10 ईयर्स एंड लेस देन, जो 10 साल से 15 साल के बीच वालियाँ मतलब इम्पोर्टेंट कार्स है, कहते उनको ओल्ड कंसीडर किया जाएगा। ओल्ड मतलब ईयर्स ओल्ड आर एक्सेप्टेड फॉर पैकेज कवर। वो पैकेज कवर के लिए एक्सेप्ट हो सकती हैं टू द हायर एक्सेस, बस उसमें एक्सेस ज़्यादा लगेगी। जो कहते 15 साल से ऊपर वाली हैं, ठीक है, वो उसकी सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर ही उसको मिलेगा है। ठीक है, कार इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन एम्बेसीज, हमने पहले भी पढ़ के आए थे ना पीछे कि अगर फॉरेन एम्बेसी कोई गाड़ी इंपोर्ट करवाती है तो उनको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है, फॉरेन एम्बेसी कोई गाड़ी इंपोर्ट करवाती है तो उसको एग्जम्पशन होती है कस्टम ड्यूटी की। तो क्या होता है, जब ये वाली गाड़ियों में इसकी इंश्योरेंस होती है तो इसका प्रीमियम है वो 15% से 30% बढ़ा दिया जाता है। क्यों? कस्टम ड्यूटी की वजह से। ये चीज़ हम सेम चीज़ पहले भी पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा, जो इम्पोर्टेंट कार वाला सेक्शन था। ठीक है, ओके, देन आ गया स्पोर्ट कार्स। स्पोर्ट कार्स क्या है? स्पोर्ट्स कार कहते हैं स्पोर्ट कार सपोज ज़्यादा चलनी है, फास्ट स्पीड होनी है, तो इसमें हैवियर रिस्क होता है देन अदर कार्स ऑफ नॉर्मल टाइप। नॉर्मल टाइप से कार से ज़्यादा रिस्क होता है स्पोर्ट्स कार में, और इसकी रिपेयर कॉस्ट भी हायर ही होगी क्योंकि वो महंगी कार होगी, स्पोर्ट कार है तो महंगी होगी। कहते हैं दीज कार्स विच आर स्पेशली डिज़ाइंड द यूजेस ऑफ हाई स्पीड। जो कहते हैं कार स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं हाई स्पीड के लिए, वो हमेशा यंग ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है। वो यंग ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है। यंग ड्राइवर वो भी रिच फैमिलीज़ वगैरह हो गया है ना, जिसके पास फ्लुएंट फैमिली, जिसके पास खुला पैसा है, ठीक है, रिच है जो। कहते हैं लॉस सिवियरिटी विल बी हाई बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड एंड केयर फ्री एटीट्यूड। अभी एक तो उसकी हाई स्पीड है, दूसरा एक यंग ड्राइवर है और केयर फ्री एटीट्यूड होता है, इसकी वजह से उसकी सिवियरिटी जो उसका इम्पैक्ट है वो भी लॉस का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। कहते हैं जो अंडर राइटर है इसीलिए हर एक चीज़ डिसाइड करता है इंडिविजुअल मेरिट पर और एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो रिस्क, बट उसमें एक्सेस भी डिसाइड होती है, एक्सक्लूजन और पर्सनल बेनिफिट भी देखा जाता है और लोडिंग की जाती है प्रीमियम में अगर अंडर राइटर के अकॉर्डिंग। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, ड्राइविंग में बी रिस्ट्रिक्टेड टू नेम्ड पर्सन। अभी यंग ड्राइवर की बात की थी तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ कह दिया कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ड्राइविंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि हाँ जी बस ये वाली गाड़ी तो यही बंदा चलाएगा, ठीक है, तभी उसको इंश्योरेंस दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा फिटिंग। एक्स्ट्रा फिटिंग क्या है? कहते हैं जो कार है ना उसमें कुछ लग्जरी कार्स होती हैं जैसे लिमोजिन्स वगैरह, कुछ लग्जरी कार जिसमें टीवी लगा होगा, डीवीडी प्लेयर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, तो ना ये सारी फिटिंग्स होगी एक्स्ट्रा फिटिंग्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फिटिंग है तो उनको कहते हैं रिस्क भी होता है थेफ्ट का। कहते हैं अगर जो अंडर राइटर है वो रिस्क एक्सेप्टेंस करने से पहले उसकी फुल डिटेल लेता है लग्जरी फिटमेंट्स की, जैसे उसका गाड़ी का मेक कौन सा है, मॉडल कौन सा है, और सेपरेट वैल्यू भी लेता है जो उसमें आइटम लगी हुई हैं, जैसे टीवी लगा है, डीवीडी प्लेयर लगा है, रेफ्रिजरेटर लगा है या कुछ और चीज़ें लगी हैं, उसका सेपरेट वैल्यू लेता है अंडर राइटर। क्यों? क्योंकि क्लेम के टाइम ये डिस्प्यूट होते हैं कि हाँ जी ये उसमें था, ये उसका इतना प्राइस है, उसके लिए वो पहले ही ले लेता है। कहते हैं बट अभी क्या है इन द प्रेजेंट डे मोटर व्हीकल्स, आजकल के मोटर व्हीकल में क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं दीज फिटिंग्स हैं वो स्टैंडर्ड मॉडल में भी हैं, ठीक है, और जो प्राइस है इसमें, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइस में ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइस एमएसपी में इंक्लूड होता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें आईडीवी का पार्ट होती हैं।
तो इस चीज़ तो फिट एक्स्ट्रा फिटमेंट के लिए कहते देर इज़ अ नो नीड टू डिक्लेयर दीज आइटम्स अंडर द फिटिंग ऑफ इंश्योरिंग आइटम सेपरेटली। तो सेपरेटली ये इसके प्राइस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, गाड़ी कितनी है चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन की जाती है प्रीमियम की, ठीक है। वो फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है। जैसे सपोज़ ये नॉर्मल गाड़ी है, मतलब जो नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल है वो कम चलता है एज़ कम्पेयर टू द टैक्सी, टैक्सी ज़्यादा चलेगी उसमें, ठीक है। और ये भी है कि टैक्सी में अगर ज़्यादा चलेगी तो समझो ग्रेटर वियर टीयर भी होगी, मीन्स ज़्यादा वियर टीयर होगी उसमें। और अगर कहते हैं इट विल ऑल्सो मीन दैट एक्सटेंसिव डैमेज इन द इवेंट ऑफ द क्लेम, और एक्सटेंसिव डैमेज बहुत ही ज़्यादा डैमेज होएगा या बहुत ज़्यादा डैमेजेस होंगे, यानी एक्स्ट्रा क्लेम्स होंगे उसमें, तो वो भी चांसेस है। अगर कम चलेगी तो कम रोड पे चांसेस होएगी। तो दिस वुड रिक्वायर पुटिंग हायर डेप्रिसिएशन फॉर द पार्शल रिप्लेसमेंट, तो उसमें पार्शल रिप्लेसमेंट इसी के कारण टैक्सी गाड़ियों में ज़्यादा होती है। The IDV is a current scenario being based on the manufacturing selling price, subject to the pre-decided depreciation percentage cannot be adjusted unless agreed accordingly। जो IDV भी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइसेस पर होती है, बट वहाँ पे प्री डिसाइडेड डेप्रिसिएशन की जाती है कि कितनी उसमें कटेगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो एडजस्टेड होती है और एग्रीड होती है, ठीक है, और इंश्योर्ड और इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द व्हीकल। यूज़ ऑफ द व्हीकल, व्हीकल कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ द व्हीकल में फर्स्ट पॉइंट द रिस्क एक्सपोजर ड्यू टू द पर्पज़ फॉर विच द व्हीकल इज़ यूज्ड, ठीक है। उसमें रिस्क एक्सपोजर क्या है, जिस वजह के कारण वो व्हीकल यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो व्हीकल है वो यूज़ होता है शिफ्ट्स में। व्हीकल यूज फॉर स्पोर्ट पर्सन आर टेकन केयर इन द रेटिंग सिस्टम। अगर मानो व्हीकल स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो उसमें रेटिंग सिस्टम, रेटिंग टाइम कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और द यूज़ ऑफ विच व्हीकल आर टू बी पुट इवन दो द सेम क्लास, ये डिसाइडिंग फैक्टर वही चीज़ है कि मानो सेम I-20 गाड़ी है, ठीक है, और एक बंदा उसको स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, एक नॉर्मल अपने कम्यूटिंग के लिए कि ऑफिस से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस इसके लिए यूज़ कर रहा है। जो स्पोर्ट्स का है सेम, ये वो सेम क्लास के व्हीकल है, पर इसमें ये है कि सेम क्लास व्हीकल की होने की वजह से एक क्लास के व्हीकल तो हैं, बट सेम क्लास में दूसरी तरफ उसमें स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए शायद ज़्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट कार का भी ऐसी है, प्राइवेट कार में मतलब कम, वो लाइटर रिस्क है देन द टैक्सीज़, मीन्स के प्राइवेट कार में रिस्क कम है टैक्सीज़ के मुकाबले, ठीक है। सब्जेक्ट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मीन्स यूज़ करना, कि प्राइवेट कार को अगर तो उसकी ऑप्टिमाइज यूटिलेशन हो रही है तो फिर तो वो उतनी ही चल रही है जितनी टैक्सी है, ठीक है। पर इसमें केस में फिर भी कहते हैं जो प्राइवेट कार है फिर भी कम लाइटर रिस्क होता है टैक्सी के मुकाबले। और एक और बात है इसमें, मानो टैक्सी है और ओनर ड्राइवर टैक्सी है, ओनर ड्राइवर मीन्स जो टैक्सी का ड्राइवर वही ओनर है, तो वो भी बेटर रिस्क माना जाता है पेड ड्राइवर के मुकाबले। क्यों, जो पेड ड्राइवर जो सैलरी पे या कमीशन पे है, ऐसा क्यों है, क्यों, जो बंदा जिसकी अपनी गाड़ी है, खुद की टैक्सी है, वो उसको ध्यान रखेगा, ध्यान चलाएगा, मेंटेन रखेगा, कोई स्क्रैच ना पड़ जाए, कोई डेंट ना पड़ जाए, उसका भी ध्यान रखेगा। बट जो पेड ड्राइवर है जो सैलरी या कमीशन पे चला रहा है टैक्सी, ऑब्वियस वो केयरलेस होगा, तो उसकी वजह से वो भी मतलब क्लेम रेशो बढ़ सकती है, मींस क्लेम आ सकते हैं, इसको भी, इसलिए इसको भी कंसीडर किया जाता है। प्राइवेट कैरियर में भी सेम है। अगर पब्लिक कैरियर कहते हैं बेटर रिस्क माना जाता है, प्राइवेट कैरियर को बेस्ट रिस्क माना जाता है पब्लिक कैरियर, वही चीज़ है। प्राइवेट कैरियर वाला छोटा कैरियर रखेगा, कम रखेगा, बट जहाँ पे पब्लिक कैरियर की बात आएगी वो पूरा बढ़ बढ़ के उसको लेके जाएंगे, उसकी पूरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। मीन्स के उसमें भी पब्लिक में ज़्यादा खतरा रहेगा, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमें MCQ क्या आ सकता है भी, किस में रिस्क है, इसमें पूछेंगे प्राइवेट में रिस्क है या टैक्सीज में रिस्क है, यहाँ पूछेंगे पब्लिक कैरियर में ज़्यादा रिस्क है या प्राइवेट कैरियर में ज़्यादा रिस्क है या पब्लिक कैरियर में ज़्यादा रिस्क है। तो हमारे यहाँ पे प्राइवेट कैरियर बेटर है और पब्लिक कैरियर में ज़्यादा रिस्क है। देन
प्राइवेट कैरियर्स आर बेटर मेंटेन्ड। अभी जो प्राइवेट कैरियर्स है वो बिल्कुल मेंटेन किए जाते हैं उनके ओनर के द्वारा, ठीक है, इवन इन द सेम क्लास ऑफ द व्हीकल, चाहे वो सेम क्लास के व्हीकल हैं। फॉर एक्सपोजर एंड सिमिलर रिस्क मे बी डिफर विद अनदर गुड्स कैरिंग व्हीकल यूज फॉर डिलीवरी related to water bottles from door to door in the city will be not such a heavy risk as a lorry engaged in the interstate transportation। कहते हैं वही सेम क्लास का मानो व्हीकल है, गुड्स कैरिंग व्हीकल, और एक ट्रक है मानो वो वाटर बॉटल ट्रांसफ़र कर रहा है डोर टू डोर, बट एक है वो तो इंगेज हो रहा है इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जा रहा है। ऑब्वियस है उसमें ज़्यादा रिस्क होगा जो स्टेट ट्रैवल कर रहा है, मीन्स कि वो ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल नेचर ऑफ द गुड्स कैरिड इन इम्पोर्टेंट। जो जर्नल गुड्स कैरिंग है वो भी इम्पोर्टेंट होती है पर्पस फॉर अंडर राइटिंग। जर्नल नेचर ऑफ गुड्स कैरिंग मीन्स के जो मानो ट्रक है कोई गुड्स कैरिंग कर रहा है उसका कैसा नेचर है वो भी अंडर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों एक मानो ट्रक में पानी की बोतल जा रही है, एक में जानो पेट्रोल जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल का टैंकर है, ठीक है, जो पेट्रोल का टैंकर है उसमें ज़्यादा रिस्क होगा तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। कहते हैं इफ़ अ व्हीकल इज़ मेंटेन्ड पीरियोडिकली, कहते हैं एक अगर व्हीकल को पीरियोडिकली मेंटेन किया जाता है, पीरियोडिकली मीन्स टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाई जाती है, मेंटेनेंस करवाई जाती है, इट इज़ बाउंड टू बी बेटर रिस्क, उसको कहते हैं फिर भी बेटर रिस्क माना जाएगा कि वो ठीक रहेगा, अंडर राइटर के लिए बेनिफिशियल रहेगा कंपेयर टू व्हेन नीडेड विच इज़ अ बैड रिस्क। अगर उसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं है तो वो बैड रिस्क कंसीडर होगा। सिमिलरली उसी तरह कहते हैं अगर व्हीकल रिपेयर्ड विद द ऑथराइज्ड, कहते हैं अगर व्हीकल को ऑथराइज एंड जेन्युइन पार्ट के साथ रिपेयर किया जाता है तो उसका रिस्क इम्प्रूव हो जाता है। बट अभी ना देखना है इसमें एक बात आती है, कहते हैं दिस ऑल्सो गिव राइज अ क्वेश्चन, कहते हैं इसकी वजह से एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। एक तो तरफ इंश्योरेंस कंपनी या सब कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड डीलर से रिपेयर करवाओ, जेन्युइन पार्ट डलवाओ, और इसमें एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो अगर वेदर अभी चीपेस्ट क्लेम सेटलमेंट बढ़िया है या सेफ सेटलमेंट, व्हीकल की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर चीपेस्ट क्लेम सेटलमेंट देखें तो वो बंदा लोकल डीलर पे जाएगा, लोकल पार्ट डलवाएगा, तो क्लेम काउंट तो कम हो गया। बट दूसरी तरफ अगर मानो वो चीपेस्ट पार्ट डलवाए, लोकल रिपेयर से रिपेयर करवाया और बाद में एक सब्सिक्वेंट क्लेम एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस बढ़ जाता है, देसी पार्ट मतलब लोकल पार्ट डलवाने से उसका बाद में जो उसका क्लेम बहुत बड़ा हो सकता है। तो यही कहते हैं क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशंस। एरिया ऑफ ऑपरेशन गाड़ी किस में चल रही है, कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, वो चीज़, ठीक है। तो पार्किंग लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा पार्किंग लोकेशन। पार्किंग लोकेशन क्या है इसको मोटा मोटा समझाता हूँ, तो आप इसकी रीडिंग ले लेना, जस्ट थ्योरी ही है। इसमें क्या है, पार्किंग लोकेशन भी आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होती है, ठीक है, उसका पार्किंग स्पॉट क्या है, कि क्या वो क्लोज्ड एरिया में पार्क कर रहे हो या ओपन में पार्क कर रहे हो एरिया में, या वो रोड साइड पार्क कर रहे हो गाड़ी, ठीक है। अगर रोड साइड पार्क हो रही है तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे द व्हीकल इज एक्सपोज टू वेरिएशंस ऑफ नेचर लाइक सन, अगर मानो गाड़ी बाहर खड़ी है तो उसको सन का इम्पैक्ट पड़ेगा, रेन का पड़ेगा, विंड का पड़ेगा, और उसमें एक्स्ट्रा वियर टियर होगी, ठीक है। और अगर कहते वो पब्लिक एरिया में अगर खड़ी है तो ज़्यादा चांसेस हैं, पब्लिक में खड़ी है या नॉट विद इन द रेजिडेंशियल या बिजनेस परमिसेस, अगर खड़ी है मानो बाहर खड़ी है तो उसमें पासिंग बाय व्हीकल्स, जो बाय पासिंग व्हीकल्स हैं जो पास से गुजर रहे हैं व्हीकल, वो भी उसको पार्शियल डैमेजेस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जोन्स क्या है, जोन्स का मतलब गाड़ी किस जोन में चल रही है, ठीक है। अभी हम पीछे जोन्स पढ़ के आए थे ABC, है ना, कमर्शियल में ABC और दूसरे में AB, तो अभी किस जोन में चल रही है वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है एक्सेट्रा आर पोन टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर्स। ये हम ना सब कुछ पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट अंडर राइटिंग जोन्स भी देखता है, ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम। तो वो क्लाइमेट देखेगा उस जगह का कैसा है, हिली एरिया है, कोस्टल एरिया है या हाईवेज है, क्या है, ठीक है। और कुछ एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा वो चार्ज करता है, और जहाँ पे कम है तो उसमें कम चार्ज करता है,
ठीक है। और कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, इसमें कहते हैं अगर मानो कोई मेट्रोपॉलिटन शहर है, कोई सिटी है, तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। बट मानो रूरल एरिया में एक्सीडेंट चांसेस कम है, बट वहाँ पे कहते हैं रूरल एरिया में रहता है कि वहाँ पे थेफ्ट के क्लेम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। भी मोटर अभी यही आप पढ़ लेना, जस्ट थ्योरी ही है, बस ये जोन्स के अकॉर्डिंग है कि वो जोन से अकॉर्डिंग प्रीमियम चार्ज करते हैं, जैसा जिसका जोन है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। ये लास्ट लाइन पढ़ते हैं, द डिफरेंशियल रेटिंग शुड बी टेक इनटू अकाउंट डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ रोड ट्रैफिक, टाइप ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ द रोड्स विच द व्हीकल वुड नॉर्मली प्लाई। जिस रोड पे वो नॉर्मली व्हीकल चलेगा वो कैसा है, डेंसिटी कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें ओवरऑल क्या है कि बस जोन से अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करते हैं।